शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में चुनाव है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर पर आक्रामक है। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बिहार में नीतीश सरकार के दौरान हुए अपराध पर बहस करने का चैलेंज दे दिया। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर गोपालगंज की अपनी रैली में झूठे आंकड़े पेश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले केवल लालू जी को कोसते हैं और बिहार में 1990 से लेकर 2005 तक के शासनकाल को जंगल राज कहते हैं। लेकिन अमित शाह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डेटा पढ़कर नहीं आते। तेजस्वी का आरोप है कि बिहार में 2005 से अपराध बढ़ा है और केंद्र सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। हालांकि तेजस्वी यादव के इस बयान पर सत्ता पक्ष हमलावर है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव को पॉलिटिकल डिजिटल फ्रॉड बताया, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि जंगल राज में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, आज तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसे में सवाल वही कि अमित शाह पर तेजस्वी के चैलेंज में कितना दम है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। अमित शाह विकास कार्यों का लेखा जोखा देकर और विपक्ष पर निशाना साधकर 30 मार्च को ही वापस लौट गए। अब 2 दिन बाद उनके बयान पर वार पलटवार तेज है। अमित शाह जी आप आए जरूर, लेकिन लगता कि आपकी तैयारी ठीक नहीं थी। यादव जी का सरकार पे बरसना ये उनके हताशा और निराशा वाला बयान है। अमित शाह ने अपने बिहार दौरे के दौरान लालू राबड़ी सरकार पर तंज कसते हुए सवाल पूछा था। अब तेजस्वी यादव अपने उप मुख्यमंत्री काल के दौरान हुए काम को गिना रहे हैं। साथ ही नीतीश सरकार के 20 साल के शासन में हुए अपराध के आंकड़े भी जोड़ रहे हैं, जिसका जवाब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उसी अंदाज में दिया। हम थे तो 5 लाख को सरकारी नौकरी मिला, नियुक्ति पत्र बटा, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन रहे। उसी का कॉपी करके लोग हर जगह नियुक्ति पत्र आने लगे, बांटने लगे। इसके बारे में बताना चाहिए कि बिहार के कितने लोगों को नौकरी और रोजगार इन्होंने दिया। अगर मर्जी हो बहस करने का तो जहां अवैध तरीके से दानापुर ब्लॉक के धनौती गांव में आपने संपत्ति जमा किया है, चलिए उस प्लॉट पर हम चलने को तैयार हैं। नहीं तो राघोपुर के जुड़ावलपुर गांव चलिए, आपको एहसास करा देंगे कि बिहार किन मामलों में आगे है। आपको कहां बर्दाश्त होगा। चुनावी साल में सियासी माहौल गर्म है और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। अपने अपने आंकड़े और बयानों के जरिए खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिशें तेज हैं, जिसके भविष्य में और ज्यादा तेज होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, तेजस्वी के चैलेंज में कितना दम है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह को चैलेंज किया है, इस चैलेंज में कितना दम है। तेजस्वी के डेटा में कितना सच है, तेजस्वी के आरोपों में कितना दम है। बिहार में क्राइम पर किसने लगाम लगाई, क्या चुनावी लड़ाई लॉ एंड ऑर्डर पर आ चुकी है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी आपसे है। तेजस्वी यादव जी अमित शाह को जंगल राज वाली टिप्पणी से नाराज हो गए और दावा कर रहे हैं कि बिहार में 2005 से 2025 तक जो हत्याएं हुई हैं वो 65,000 का आंकड़ा दे रहे हैं, 25,000 का रेप का आंकड़ा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास ये डेटा सबसे पहले कहां से आया है? देखिए संतोष जी, तेजस्वी जी ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि एनसीआरबी के डेटा के अनुसार, तो आप पूछने के एनसीआरबी का डेटा तो 2022 के बाद आया नहीं भाई। आप जो है ना सारे मामलों में अपने ही सब कुछ कर लीजिएगा तो दूसरे को कुछ बोलने भी दीजिएगा कि नहीं बोलने दीजिएगा। ठीक है, आप 2022 के बाद का एनसीआरबी का डेटा दिखाइए। भाई सुन लीजिए ना, 2025 में जितनी हत्याएं हुई है और जिस तरह से हर दिन गोलियां चल रही है हर शहरों में, इसके संबंध में आपका क्या कहना है?
और जिस तरह से मोकामा में पुलिस के सामने 200 राउंड से ऊपर गोली चली, और जिस अपराधी ने गोली चलाया उसने चैलेंज कर दिया कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी, और हुआ भी वही। तो इससे बड़ा और क्या मामला हो सकता है? डेटा कहाँ है सर, डेटा? अरे सुनिए ना, सुनते रहिए ना, सब बात बताएंगे, पहले सुन लीजिए ना। जिस तरह से सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, सरकार का औरा समाप्त हो गया है, शासन और प्रशासन को इन लोगों ने पंगु बना दिया है, और जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, वो सरकार द्वारा संरक्षित किए जा रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। आरोप है। डेटा कहाँ है? मैं डेटा मांग रहा हूं सर आपसे। तो मैं 2022 के बाद का डेटा कहाँ है? भाई एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार सारी बात मैं एवरेज बता रहा हूं ना आपको। 2022 के बाद एनसीआरबी का डेटा कहाँ है, वही तो मैं मांग रहा हूं। तो भारत सरकार से ना आप पूछिएगा कि हमसे पूछिएगा डेटा क्यों नहीं उपलब्ध जब कराते हैं? डेटा आया नहीं तो तेजस्वी यादव को डेटा सपने में आया। संतोष जी सुन लीजिए ना, डेटा इसलिए अब सरकार उपलब्ध कराना बंद कर दी कि सरकार की भत पिट रही है, अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है, और अपराध का ग्राफ बढ़ने के कारण इन लोगों ने डेटा प्रकाशित करना बंद कर दिया है। भारत सरकार जिस तरह का खेल खेल रही है, और जिस तरह से गृह मंत्री आते हैं 19 मिनट के भाषण में 18 बार लालू जी का नाम लेते हैं, यही बनाने के लिए काफी है कि उनको डर किस बात का है। उनको इस बात का डर है कि बिहार में जनता और जनता के बीच में हमने कुछ किया नहीं है, तो हम लालू जी के नाम पर राजनीति कर लेंगे। उनको पता नहीं है कि लालू जी ने गरीबों, शोषितों, वंचितों को जगाने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया, उनको हक और अधिकार देने का काम किया। लालू जी के समय में जो गरीब, शोषित, वंचित सर उठा करके चलते थे, उसके सर को कहीं ना कहीं इन लोगों ने कुचलने का काम किया है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से तेजस्वी जी ने 65% आरक्षण की व्यवस्था करके 9वीं अनुसूची में इसको डालने के लिए बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव भेजा था, उसको इन लोगों ने शामिल नहीं किया। आप 3 से 4 मिनट बोल लिए एजाज जी, मैंने मेरा पहले सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं पूछ रहा हूं कि तेजस्वी यादव जो 65,000 हत्याओं का लेखा जोखा लेकर घूम रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, जहां पर भी कैमरा दिख जाता है वहां पर ये डेटा रख देते हैं, वो उनके पास कहां से आया? अरे सुन लीजिए ना, 16% जो आरक्षण से वंचित हो रहे हैं, गरीब, शोषित, अति पिछड़ा, एजाज जी, ये आरजेडी की रैली नहीं है। क्या सोच है उसके संबंध में आपका? क्या एजाज जी, ये आरजेडी की रैली नहीं है। प्रतिशत आरक्षण से वंचित रखना चाहते हैं। यहाँ पर तथ्यों के साथ बात होती है, डेटा के साथ बात होगी। आपकी सोच स्पष्ट रूप से झलकती है। अभिषेक जी, रोजगार जवाब दीजिए। अब इन लोगों ने रोजगार छीनने का काम किया है। जो 16 ये कह रहे हैं कि 17 महीने में इतना हमने रोजगार बांट दिया कर रही है, उसके कि आप 20 साल में नहीं बांट पाए। वो 17 महीने अब 20 साल में उन्होंने जोड़े हैं या नहीं जोड़े, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपका 20 साल का वो कामकाज का लेखा जोखा मांग रहे हैं अपने 17 महीने के काम के बदले। हास्यास्पद लगता है कि कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहे कि जो कुछ हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है। इसका मतलब उन 17 महीनों में बिहार में जितनी आपराधिक घटनाएं घटी होंगी, हत्या, लूट, बलात्कार, उन सब की जवाबदेही सिर्फ तेजस्वी यादव जी की है। उनको सबसे पहले सामने आकर डंके की चोट पर कहना चाहिए कि उस दरमियान जो कुछ हुआ उस सब के लिए मैं जवाबदेह हूं, सरकार, नीतीश कुमार जी जवाबदेह नहीं है। बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। खुद तेजस्वी जी को 2 बार, एक बार 20 महीने से अधिक और एक बार 17 महीने से अधिक पॉलिटिकल रोजगार हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने दिया है। जानकारी दीजिए ना, उनको जरा शांत कराइए संतोष जी, वरना मैं आपकी पूरी डिबेट अपने टन पर बोलिए, फिर मैं डेटा मांगूंगा, फिर आप डेटा नहीं दे पाएंगे, खराब हो जाएगी। अरे गृह मंत्री की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं ये। एक तो संतोष जी आपने पहले ही इनको एक्सपोज कर दिया है, मतलब इस स्तर का पॉलिटिकल फ्रॉडिज्म बिहार के लोगों ने देखा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं संतोष जी, आपके माध्यम से इनका असली चेहरा उजागर हुआ। बिना डेटा के आए बाएं बोलते रहते हैं टीवी पर। और रुक जाइए, मैं आपको बताता हूं कि तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। तेजस्वी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक स्पेसिफिक उद्देश्य था। उद्देश्य यह था कि अभी पूरे पॉलिटिकल गलियारे में एक नैरेटिव सेट हो गया था कि भाई लालू जी की जो उपयोगिता है वो पॉलिटिक्स में दिखी और उनके पास एक वोट बैंक रहा। अभी जो कुछ उनके पास वोट बैंक बचा है, तेजस्वी जी उनके प्रतिनिधि मात्र है। एक समय में वो जेल चले गए थे, राबड़ी जी उनकी प्रतिनिधि थी।
आज अगर तेजस्वी जी से फोकस शिफ्ट हो जाए, अगर तेजस्वी जी की बजाय किसी और को लालू जी अपना प्रतिनिधि बना दे, तेजस्वी जी को कोई नहीं पूछेगा। अब ये बात तेजस्वी जी को बहुत बुरी लगी। सबने मिलकर उनके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो तेजस्वी जी सामने आते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं मैदान में हूं, जबकि वास्तविकता यही है कि तेजस्वी जी सिर्फ उनके रिप्रेजेंटेटिव मात्र हैं। और क्या कहा तेजस्वी जी ने कि हमारे नेता से बहस करने के लिए तैयार हैं। जरा कंपेयर कर लिया जाए। संतोष जी 30 सेकंड का वक्त लूंगा जी। एक तरफ हमारे नेता नीतीश कुमार जी एकदम स्कॉलर इंजीनियर, दूसरी तरफ तेजस्वी जी पढ़ाई में फिसड्डी, खेल में फिसड्डी, जहां वो गए थे काम करने, और राजनीति भी सिर्फ एक तरह से अनुकंपा के आधार पर, जो पारिवारिक पूंजी है उसके आधार पर कर रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर, और विदेशों में लोग उनको बुलाते हैं लेक्चर देने के लिए और बहुत सारी बातें करने के लिए। नीतीश जी के संबंध में बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूछने को तैयार है। रुक जाइए, नीतीश कुमार जी किस लेगेसी को लेकर चल रहे हैं? समाजवाद की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, जेपी लोहिया कर्पूरी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। तेजस्वी जी क्या ढो रहे हैं? लालू जी क्या भ्रष्टाचार और राजनीति में अपराधीकरण उसको ढो रहे हैं। संसार हो रही है। तेजस्वी जी कहां से की आवश्यकता नहीं है। आपको कंपेयर कर लेते हैं नीतीश कुमार से। राजेश जी मैं आपके पास आता हूं। राजेश जी मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बीजेपी हर बात पर जंगल राज, जेडीयू हर बात पर जंगल राज कहने लगती है। एक छवि जो 1990 से 2005 के बीच में आरजेडी सरकार की बनी, उससे उभरने के लिए तेजस्वी यादव इस तरह के चैलेंज दे रहे हैं क्या? संतोष जी बहुत विभागी से मेरा 3 बिंदुओं पे जवाब होगा जी। एक तरफ नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं, भाजपा और एनडीए ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में विकास बहुत हुआ है, हर क्षेत्र में विकास गिनाते हैं। और दूसरी तरफ वो आते हैं तो अपराध और भ्रष्टाचार की बात करते हैं 2005 से पहले का, यानी कि वो विकास नहीं किए हैं, वो खुद इस बात को स्वीकारते हैं। और अपराध की तुलना 2005 से पहले कितना था, 2005 के बाद कितना है, इस पे वोट मांग रहे हैं। वो विकास पे वोट नहीं मांग रहे हैं। इसकी शुरुआत तेजस्वी जी ने की ना, जब उन्होंने डेटा जारी किया तोड़ मरोड़ के, उसके बाद उन्होंने शुरुआत की, फिर डेटा हमें निकालना पड़ा। संतोष जी डाटा मैं दे रहा हूं आपको जी। 2022 तक एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आया है, आप खोल लीजिए, आपका मेरे पास नेट नहीं है, काम नहीं कर रहा है जी। उसमें स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के 15 साल, वो 15 साल को गिनिएगा तो अपराध, भ्रष्टाचार, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, इन सब घटनाओं में 285% की वृद्धि है तुलनात्मक। तो जब अब 2 साल का रिपोर्ट नहीं आया तो क्या माफी के साथ राजेश जी आपको रोककर करेक्ट करूंगा। 1990 से 2005 के बीच में जो हत्याएं हुई हैं वो 67,249 हुई हैं, जबकि 2006 से 2022 तक की जो हत्याएं हुई हैं, जो ये भी एनसीआरबी का डेटा है, जिसमें 52,239 हत्याएं हुई हैं। यानी कि यहां तो सीधे 12-13 हजार कम डेटा आ रहा है निकल के। आप कह रहे हैं कि बढ़ गई। बलात्कार का काम बता दीजिए। मेरे पास जो डेटा है मैं सबको बता रहा हूं। काफी के रिपोर्ट हम मान रहे हैं जी। बलात्कार बता दीजिए कितने आप बताएं ना, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। अगर उन्हीं की बात सही है ना, मैं और करेक्ट कर रहा हूं जी, करिए। देश के प्रधानमंत्री के बड़ा सम्मान करता हूं। लालू यादव जी के जमाने में चारा घोटाला हुआ, उसका अब तक चर्चा हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर की भरी सभा में मुख्यमंत्री कितना घोटाला है जो कहें, कल सुन लिया जाए। बिहार की जनता जानती है। नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार याद कीजिए, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला। ठीक है सर, ये बयान मेरा सुना हुआ है। जब विपक्ष में जो भी है विपक्ष में, आप जाकर इसको लेकर प्रदर्शन क्यों नहीं करते? कोर्ट क्यों नहीं जाते? प्रधानमंत्री की बात है। राजेश जी कोई भी हो, जाकर कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप प्रूव कर देंगे क्या?
अगर घोटाला है तो उस घोटाला की चर्चा क्यों नहीं, उसकी जांच क्यों नहीं? कौन चर्चा करेगा सर? झूठ बोलते हैं, मांग कौन उठाएगा? नीतीश कुमार खुद उठा ले? कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा? घोटाला की जांच क्यों नहीं उठा रहा? या घोटाला के कारण मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से पूछे ना कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? जवाब दीजिए। झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने किसी बात का कोई वैल्यू नहीं, सच बोले तो इसकी जांच क्यों नहीं? इसलिए कि दोनों मिलकर मलाई खाना चाहते हैं, दोनों मिलकर बिहार को दोनों सरकार में, उस सरकार में कोई भी अपराध होता था, दोनों मिलकर बिहार को बेरोजगार करना चाहते हैं, दोनों मिलकर उद्योग धंधा को बंद करना चाहते हैं। मैं यही कह रहा था कि देश के प्रधानमंत्री 35 घोटाले के आरोपी बिहार के मुख्यमंत्री को बताते हैं, तो सत्य है या असत्य है? इसकी प्रमाण कौन देगा? भाजपा के प्रवक्ता राजेश जवाब ले रहे हैं, उनको झूठा प्रधानमंत्री कहेंगे। अगर सत्य बोले हैं तो इसकी जांच क्यों नहीं? किसी घोटाले की जांच क्यों नहीं हुई? उनके समय में जो मुकदमे हुए थे उससे 12,000 मुकदमे इस सरकार में कम है, लेकिन उसमें मुकदमा होता ही नहीं था, मुकदमा दर्ज ही नहीं होता था, जिसके साथ घटना हो जाती थी चुपचाप डर से भागते वो जो है सामने तक जाने की हिम्मत नहीं होती थी। राजेश जी आपने सवाल उठाया, उसका जवाब मैं मांग रहा हूँ, आप बीच में लगातार कंटिन्यू बोल रहे हैं। एक तो डेटा जवाब तो सुन लीजिए। एनसीआरबी की ये लोग बात कर रहे हैं, एनसीआरबी सूची ने डेटा जारी नहीं किया है, ये झूठ का पुलिंदा, पूरी तरह से राजद झूठ। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि सब ये तो बता दीजिए महाराज, आप बहुत सीनियर हैं प्रेमनंदन पटेल जी, ये तो बताइए कि प्रधानमंत्री जी का वो आरोप सत्य है या असत्य है? हम सिर्फ एक सवाल है मेरा, आज भी कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं या सत्य बोलते हैं? आप बताइए। ऐसे प्रवक्ता है कि अपने प्रधानमंत्री को भी सत्य नहीं बोल सकते, समझिए कितना बड़ा वो भाजपा अपने प्रधानमंत्री को भी झूठा कहने के लिए कम से कम आज जो है पटेल जी आप बताइए प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं? एक सवाल है, एक सेकंड का जवाब है कि प्रधानमंत्री झूठ बोले हैं या सत्य बोले? उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, कोई व्यक्ति अपराध करके बच नहीं पाता है। इस सरकार में, इस शासन में कानून का राज है। हमने जो है 2005 के बाद सरकार बनने के बाद 3.5 लाख अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने का काम किया। जरा बताएं जो है कि तेजस्वी यादव 90 से 2005 तक किन अपराधियों के और कितने अपराधियों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई किया, ये तो खुलेआम अलग अलग सरकार बना के रखे थे। अगर कोई सिवान में है तो कोई लखीसराय में तो कोई नवादा में, अलग अलग सरकार चलाने वाले लोग और उन्हीं अपराधियों के, उन्हीं जो ऐसे लोगों पर लालू यादव की, राबड़ी यादव की, उनकी सरकार को भरोसा था। ठीक है, लोगों को ध्यान में रखना। ठीक है एजाज जी, यही तो इनका कारनामा था और ये आज बात कर रहे हैं। आज लोग चैन से हैं, लोगों को ये महसूस होता है कि कोई घटना अगर हो भी जाएगी तो घटना को करने वाले व्यक्ति बच नहीं पाएंगे। राजेश जी अगर लगातार आप इनपुट करते रहेंगे ना, मैं वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं सुन पाऊंगा, मैं उनसे सवाल कैसे करूंगा? एजाज जी मेरा सवाल ये है कि 5 अगस्त 1997 की तारीख याद है आपको? बोलिए ना। 5 अगस्त 1997 को पटना हाईकोर्ट ने पहली बार जंगल राज का जिक्र किया था। वक्तव्य भी मैं सुनवा देता, पढ़ के बता देता हूं। बिहार में सरकार नहीं है, बिहार में जंगल राज कायम हो गया। तो पहली बार जंगल राज पटना हाईकोर्ट ने कहा था। अमित शाह ने अगर उसका जिक्र किया किस संदर्भ में उसको आधार बनाकर, तो फिर इस पर तेजस्वी यादव इतना क्यों भड़क गए? नगर निगम के कार्यकलाप के संबंध में कहा था, और उस समय पटना नगर निगम के कार्यकलाप के संबंध में जो टिप्पणियां की थी उसको आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं बिहार के संदर्भ में। आप ये क्यों नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी को उद्धृत करते हैं? जब मुजफ्फरपुर सेंटर होम के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बिहार सरकार का जो एक्शन है वो बिहार को शर्मसार करने वाला है। बिहार के लोग शर्मसार हो गए हैं, लेकिन सरकार शर्मसार नहीं हुई है। इस टिप्पणियों को तो आप लोग गायब कर देते हैं। आपको एजेंडे के तहत जो बात सूट करता है उसके सामने लाते हैं। आप स्पष्ट रूप से बताइए ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उद्धृत कर रहे हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के संदर्भ में क्या कहा था? बिहार में पुलिस का राज स्थापित हो गया है। जिस तरह से
ये टॉर्चर करते हैं, जो निसहाय लोग हैं उनके साथ पुलिस के टॉर्चर के कारण इधर हाल के दिनों में करीब 5 दर्जन लोगों की हत्या हो गई पुलिस लॉकअप में, पुलिस के द्वारा पीटे जाने के कारण अन्य तरह से। और अपराधियों पर इनका वो डंडा नहीं चलता है, इनका आंदोलनकारियों पर डंडा चलता है, इनका कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल के नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उन पर इनका डंडा चलता है। इसीलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं टिप्पणी को। अभिषेक जी, ये तो सच है कि पिछले 1 महीने में अगर देखा जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। किस तरह से इन्होंने बताया ना जनता। एजाज जी प्लीज मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिएगा। संतोष जी, आपका एक, अगर मैं पिछले 1 महीने के ही डेटा की बात करूं तो ये तो सच है कि बिहार में क्राइम का जो ग्राफ है वो पिछले 1 महीने में तो बढ़ा है। जितनी भी घटनाएं हुई, पुलिस टीम पर हमले हुए हैं, पुलिस की हत्या भी हुई है। ये सवाल आपने मुझसे पूछा है जी अभिषेक जी, आपसे पूछा। हाँ, नहीं, आपने जो बातें अभी कही, जहां भी घटनाएं घटी हैं, पूरी जवाबदेही के साथ सरकार और प्रशासन ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की। लेकिन जो नैरेटिव बिहार के बारे में बनाया जा रहा है वो सच नहीं है। जो नैरेटिव इनके बारे में है वो सच है और वो स्थापित रहा है। हमने तो हमेशा कहा कि क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। डाटा के आधार पर आपने बात की, कितने फीसदी ये लोग साबित हुए, ये भी आपके सामने आया है। इन सबसे सरकार की मंशा और सवाल पर सवाल उठाना एकदम गलत है। सरकार के इकबाल पर सवाल उठाना गलत है। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सरकार नहीं है, जिस तरह से पहले सत्ता संरक्षित, सत्ता संपोषित अपराध होते थे। देखिए, हमसे हमेशा सवाल पूछा जाता है कि 2005 से पहले का जिक्र क्यों? बगल में बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हम कहा 1990 से पहले जो कांग्रेस का शासन था उसका जिक्र करते थे। हम 2005 से पहले का जिक्र संतोष जी इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार में मुख्य विपक्षी दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है, जिनका शासन 2005 से पहले था, जिसमें अपराध और भ्रष्टाचार संपोषित होता था। अब ये राजनीतिक बहरूपियों की तरह हमारे सामने आकर जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं, तो ये बोलना लाजमी होता है कि भाई इनकी सच्चाई यही है, ये लोग राजनीतिक बहरूपी हैं, इनको पहचानिए। और किन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व की ये बात करते हैं, जिनको तजुर्बा बोलने में इतना समय लगता है? अरे उन्हीं तेजस्वी यादव जी के विषय में बोलते हैं ना, जो कहते हैं, सुन लीजिए एजाज अहमद जी, सुन लीजिए, जवाब दीजिए। अंदर तेजस्वी जी ने कहा कि एक भाजपा के नेता की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि 2090 में जब हमारे साथ थे तब खूब मलाई खाते थे, आज 2025 में इनके साथ है, खूब मलाई खा रहे हैं। अरे भैया, एक बात जरा बता दीजिए मुझे कि 2090 कब आ गया? आपने सुना है ना कि तेजस्वी यादव जी कितना स्टैमर कर रहे थे विधानसभा परिसर के अंदर जब प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए थे तब। तो मसला यही है कि इन लोगों को इस बात की समझ ही नहीं है कि भाई तेजस्वी जी का नेतृत्व सिर्फ एक वैकल्पिक नेतृत्व है, क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव जी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ स्थापित हैं। तेजस्वी राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। महिमा मंडन करते हैं। संतोष जी, सवाल छोटा सा ये है कि लालू यादव जी तेजस्वी यादव है, इसका मतलब उन्होंने अपने सरकार में लालू यादव को सीधे डिप्टी सीएम बनाया। एक दूसरा मैं छोटा भाई, कभी आप डिबेट इस बात में करा दिए क्यों बनाया? 9 बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने हर मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री में अपराध कितना बड़ा? छोड़ दिया लालू यादव की बात, छोड़ दिया राबड़ी देवी की बात। एक बार नीतीश की सरकार से नीतीश की सरकार की तुलना कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं, हर मुख्यमंत्री बनने में उनका अपराध कितना बड़ा है, भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, घोटाला कितना बड़ा, कर ही नहीं देना कांग्रेस 5 साल बाद में। लेकिन नीतीश कुमार अपने शासन से खुद की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हर कार्यकाल में अपराध बढ़ा है। तो राजेश जी, आप डेटा लेकर क्यों नहीं आए? हर कार्यकाल में बलात्कार बढ़ा है, आप डेटा लेकर आते? हर कार्यकाल में लूट बढ़ा है, आपके पास तो बहुत अच्छा मौका था आज टीवी पर। हर कार्यकाल में उद्योग बंद हुआ, हर कार्यकाल में पलायन बढ़ा है, हर कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी है। ये नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार एक बार अपने कार्यकाल की तुलना अपने कार्यकाल से कर ले, इस पर आप बहस कीजिए, तब पता चलेगा। हर बार नीतीश जी को मौका मिलता है राजेश जी। तो राजेश जी, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि पहले नीतीश जी का कार्यकाल बेहतर था, इस बार साफ हो गए। राजेश जी, आप ये कह रहे हैं कि पहले नीतीश जी का कार्यकाल बेहतर था।
कौन साफ हुआ? एक बार हिम्मत हो जाएगी ना, कौन साफ हुआ? एक बार हिम्मत कीजिए। पिछले बार हाफ हुए, इस बार साफ होएगा। लोकसभा में कौन धराशायी हुआ? पिछले बार हाफ थे, इस बार साफ हो माफी के साथ इसी डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वक्फ बिल पर सरकार को जेडीयू का साथ मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू ने सांसदों के लिए जारी किया है व्हिप। 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक सदन की कार्यवाही में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू ने व्हिप जारी किया है। लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने यह जानकारी दी है। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वक्फ बिल पर सरकार को मिला है जेडीयू का साथ। जेडीयू ने सांसदों के लिए जारी किया है व्हिप। 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक सदन की कार्यवाही में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू ने व्हिप जारी किया। लोकसभा में जेडीयू के संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने यह जानकारी दी है। और अब से थोड़ी देर पहले आज ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जेडीयू दफ्तर भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी की थी और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये चली। इस मीटिंग के बाद जब वो बाहर निकले, उसके बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वक्फ बिल पर सरकार को जेडीयू का साथ मिल गया है। जेडीयू ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक सदन की कार्यवाही में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू ने व्हिप जारी किया है। और आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कितनी बड़ी ये बीजेपी के लिए खुशखबरी? देखिए, निश्चित तौर पे जेडीयू ने न सिर्फ व्हिप जारी किया बल्कि अपने सांसदों को 2 से लेकर 4 तक दिल्ली में रहने का हिसाब से निर्देश दिया। और जाहिर सी बात है, जेडीयू के व्हिप के बाद बिहार की सियासत काफी गर्मा गई और जेडीयू के स्टैंड को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन फाइनली दिलेश्वर कामत जो चीफ व्हिप हैं जेडीयू के, उन्होंने 3 लाइन का व्हिप जारी किया और उसके बाद उन्होंने इस वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की बात कही। और सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने अपने 3 लाइन का जो व्हिप जारी किया उसमें लिखा है कि जनता दल यू के सभी माननीय लोकसभा सदस्यों को सूचना दी जाती है कि दिनांक 2, 3 और 4 अप्रैल को सरकार द्वारा लोकसभा में जो महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा एवं पारित करने के लिए लाया जाएगा, जनता दल यू के सभी लोकसभा सदस्यों से आग्रह कि वे दिनांक 2, 3 और 4 अप्रैल को पूरे सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित है सरकार का समर्थन करें। और चीफ व्हिप हैं दिलेश्वर कामत, उनके नाम से ये व्हिप जारी किया गया। जाहिर सी बात है, देखिए बिहार की सियासत में आज दिन भर इस बात को लेकर चर्चा थी कि जेडीयू का स्टैंड क्या होगा, वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या उसकी राय रहती है, क्योंकि लगातार उनके जो कुछ मुस्लिम लीडर थे वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे थे जिससे संशय की स्थिति हो गई। लेकिन देर शाम होते होते चीफ व्हिप ने व्हिप जारी करके ये साफ कर दिया कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो जेडीयू का कुछ एतराज था, जेडीयू के कुछ नेताओं ने कहा भी था कि उसमें जो हमारे कुछ एतराज था उसे कंसीडर किया गया और उसके बाद जेडीयू ने इसका समर्थन करने का ऐलान किया। जैसी बात है, एनडीए के लिए एक अच्छी खबर है, खासकर जेडीयू और बीजेपी के संबंधों के बीच में जो वक्फ संशोधन बिल का मामला आ रहा था, अब वो हटता दिख रहा है और पूरा एनडीए एकजुट नजर आ रहा है। खासकर चिराग पासवान ने भी समर्थन दिया, जीतन राम मांझी ने भी समर्थन दिया और अब जेडीयू ने भी समर्थन दिया है। बाकी लगातार आरजेडी भी इसको लेकर सवाल उठा रही थी, शायद अब आरजेडी को जवाब मिल गया होगा जब जेडीयू के सांसदों के लिए ये व्हिप जारी हुआ है। आनंद अमृतराज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।